तो जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा था, मैं देख रहा था कि लोग अपने बैग्स पैक कर रहे हैं, जिस तरह के वो हैं, उनमें फर्नीचर, उनमें सब चीज़ें वहाँ छोड़ के, सिर्फ अपने बच्चे लेके, कपड़े पैक करके, सब चीज़ें लेके वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वो कहीं तक काबुल को चोक तो नहीं कर देंगे। इनसाइड काबुल एक थोड़ा सा सेंटीमेंट भी था उस वक्त जो हो रहा है, उसमें पाकिस्तान का भी एक हाथ है। इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ मैं हूँ फहद अजीज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब वाला और सोनिया गजाली, जो फ्रेंच मीडिया के लिए काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के वक्त ये लोग वहीं मौजूद थे और उन्होंने पूरी सिचुएशन को वहाँ पे रिपोर्ट किया। आज हम इनसे जानेंगे, इनकी कहानी सुनेंगे कि वो किस तरह से अफ़गानिस्तान से इवैक्यूएट करके वहाँ से आए। सोनिया, हमें बताइएगा कि आप अफ़गानिस्तान में थीं और वहाँ पे आपने जब ये काबुल टेक ओवर हुआ तो वहाँ पे आपने क्या मनाज़िर देखे? So when Taliban took over, actually we were at home, we were working at home, and so suddenly we heard a lot of noise coming from the street, people panicking, people honking, and so we had a look at the windows and we saw actually outside that the street was packed with cars, and there were a lot of people running everywhere and people shouting. Actually, we really felt the panic inside the street, and it was like that, like for at least an hour, I think. And so then, actually, just before that, we received many messages coming from people, tweets as well on social medias. We could see pictures of Taliban in some areas that we knew very, very well, because they were areas where we used to go inside Kabul. And so we understood that Taliban, they were inside actually the city, while everybody was expecting them to try to take the city mid-September, once the foreign forces would leave actually the city. शाहजेब, आप हमें बताइएगा कि आपके लिए अफ़गानिस्तान में काबुल टेक ओवर हो चुका था तालिबान की तरफ से, उसके बाद फिर तालिबान गलियों में घूम रहे थे हर जगह पे, तो आपके लिए कितना मुश्किल था कैमरे के पीछे, कैमरे में वो सारे सीन्स रिकॉर्ड करने के लिए, और स्पेशली दानिश सिद्दीकी के वाक़े के बाद आपके लिए पूरी सिचुएशन में काम करना कैसा रहा? मैं 2 दिन पहले वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे काफ़ी एक पैनिक थी। पहले भी लोगों में पैनिक तो कम थी, खौफ ज़्यादा था, डर था कि क्या होगा, अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा थी कि तालिबान आ जाएंगे या फिर नहीं आएंगे, या फिर काबुल के अंदर पहुंचेंगे। अगर काबुल के अंदर नहीं आते और सब इर्द गिर्द के सारे इलाकों पे तालिबान का कब्ज़ा हो जाता है, तो उसके बाद वो कहीं तक काबुल को चोक तो नहीं कर देंगे, सीज तो नहीं एक ले डाउन हो जाएगा काबुल में, जिससे एक शॉर्ट फॉल ऑफ फूड या इस तरह कुछ हो सकता था। उसके बाद जब हुआ ऐसे कि जिस दिन तालिबान ने टेक ओवर किया और जिस वक्त ये खबर फैली, उस वक्त मैं स्ट्रीट पे शूट कर रहा था, और शूट में इस चीज़ को कर रहा था कि बहुत से लोग जो थे वो बैंकों के बाहर जमा हुए थे पैसे निकलवाने के लिए, क्योंकि लोगों को अनसर्टिनिटी थी कि पता नहीं क्या होगा, बैंक्स बंद हो जाएंगे या बैंक्स भाग जाएंगे, हमारे पैसे सारे अंदर फंस जाएंगे। तो वहाँ पे एक बहुत जनरल पैनिक था। जब मैं वहाँ पे था तो मुझे कुछ लोकल लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं। तो मैं नॉर्मली बताता नहीं हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, स्पेशली जब ऐसे हालात होते हैं तो क्योंकि इनसाइड काबुल एक थोड़ा सा सेंटीमेंट भी था उस वक्त के कि पाकिस्तान की वजह से जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान का भी एक हाथ है, इस तरह का एक सेंटीमेंट उसमें एग्जिस्ट करता था। तो मैंने ज़रा क्वेश्चन को डॉज करने की कोशिश की, लेकिन मेरे एक्सेंट की वजह से, मेरा इंग्लिश में जो एक्सेंट था, उनको अंदाज़ा हो गया कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो वो उनके चेहरे पे गुस्से के असरात थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से। तो मैं वहाँ से चला गया, वापस अपने घर की तरफ जा रहा था। तो जब वो रास्ता मुझे अभी तक याद है, जब मैं वहाँ से अपने घर जा रहा था और तालिबान काबुल में एंटर हो चुके हुए थे, लोग दौड़ रहे थे, भाग रहे, दुकानें बंद कर रहे हैं। एक बड़ी चीज़ थी, जिस जगह पे हम रहते हैं, शरीनौ के करीब का इलाका है वो, डाउनटाउन काबुल का, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ब्यूटी पार्लर्स हैं, वहाँ पे ख़वातीन की तस्वीरें लगी होती हैं। तो वो एक पूरी इस तरह स्ट्रीट है जिस पर आपको नज़र आती हैं कि ब्यूटी पार्लर्स हैं, ख़वातीन की, ब्राइड्स की, इस तरह तस्वीरें लगी हुई हैं। तो वो उस सब को लोग वाइट पेंट कर रहे थे, एडवर्टीजमेंट को, जहाँ पे ख़वातीन का पेंट था, क्योंकि उन्हें डर था कि तालिबान आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। और हम जिस बिल्डिंग में रहते थे वो काफ़ी एक ऊंची थोड़ी सी बिल्डिंग थी, तो कुछ फ्लोर्स हमें पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना था। तो जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा था, मैं देख रहा था कि लोग अपने बैग्स पैक कर रहे हैं, अपने पूरे के पूरे घर जिस तरह वो हैं
जिस तरह के वो हैं, उनमें फर्नीचर, उनमें सब चीज़ें वहाँ छोड़ के सिर्फ अपने बच्चे लेके, कपड़े पैक करके, सब चीज़ें लेके वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ज़हन में सवाल आया था कि कहाँ जाएंगे, कि बाहर तो कुछ भी नहीं है, बाहर तो हर तरफ तालिबान है, अफरा तफरी है। और नहीं, शहर से बाहर तो आप जा नहीं सकते ना, शहर की हर तरफ तो तालिबान ने काइंड ऑफ उन्होंने कब्जा कर लिया है और एयरपोर्ट वैसे ही चौक हो चुका है। तो जब हम पहुंचे घर पे और सब कुछ, वहाँ पे एक पैनिक थी। उसी दिन हमारे जिन मीडियाज़ के लिए हम काम कर रहे थे, उन्होंने हमें कहा कि आप फ्रेंच एम्बेसी चले जाएं। तो विद इन आवर्स ऑफ तालिबान टेक ओवर हम लोग जो हैं फ्रेंच एम्बेसी चले गए थे। जर्नलिस्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा खौफ था इस लिहाज से, अगर आप देखें कि दानिश सिद्दीकी का वाक़या भी हुआ और इसके अलावा भी जहाँ पर भी तालिबान इससे पहले काबुल से पहले टेक ओवर कर रहे थे, वहाँ पे भी जर्नलिस्ट के लिए थ्रेट्स थे। कहीं पे जर्नलिस्ट के घरों पे को विज़िट भी किया तालिबान ने, कहीं पे जो हमारे पास रिपोर्ट्स थी कि हेरात में कुछ और इलाकों में कुछ ऐसे जर्नलिस्ट थे, लोकल जर्नलिस्ट जो मिसिंग भी थे, जो गायब हो गए एकदम ही तालिबान के टेक ओवर होने के बाद। तो एक खौफ तो था जर्नलिस्ट में, स्पेशली क्योंकि हम तो इंटरनेशनल मीडिया के लिए काम करते हैं, तो जितने फॉरेन जर्नलिस्ट कम्युनिटी थी वो काफ़ी खौफजदा थे। बहुत से मीडियाज़ ने ऐसे किया कि उन्होंने फ़ौरन अपने जितने भी उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे उनको एवैक्यूएट कराने के लिए अपनी एम्बेसीज जिन मुल्कों के साथ वो एफिलेटेड थे, अपनी एम्बेसीज में बुला लिया, फिर वहाँ से स्पेशल फ़्लाइट्स के थ्रू उनको एवैक्यूएट कराया। लेकिन जो सबसे बड़ा चीज़ थी, जो सबसे ज़्यादा खौफ था, वो लोकल अफ़गान जर्नलिस्ट में था। सारा इंटरनेशनल मीडिया अफ़गानिस्तान में थ्रू लोकल जर्नलिस्ट काम करता है, थ्रू जो अफ़गान लोकल फिक्सर्स, ट्रांसलेटर्स, इंटरप्रेटर्स जो भी हैं उनके ज़रिए काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा खौफ उन लोगों को था, क्योंकि उनको ये था कि हमें तो कोई बचाएगा नहीं, और हम स्ट्रीट्स पे देखे गए हैं, हमें लोग जानते हैं, हमें पहचानते हैं, हमारे घरों का लोगों को पता है, स्पेशली तालिबान को पता है। अगर उनको नहीं पता तो और लोगों को पता है जो कि उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो हमसे ज़्यादा ख़तरे में ज़्यादा वो लोकल जर्नलिस्ट थे। सिर्फ हमने रिसेंट हिस्ट्री में हमने देखा नहीं कि तालिबान ने किसी भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को टारगेट किया हो, सिवाय दानिश सिद्दीकी के। वो भी विद आर्मी एम्बेडेड थे, विद अफगान नेशनल आर्मी। लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को इस तरह टारगेट नहीं किया, लेकिन लोकल जर्नलिस्ट टारगेट हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा खौफ उन लोगों में था। बहुत से लोगों ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी, कुछ ने अपने डॉक्यूमेंट्स जला दिए, कुछ अंडरग्राउंड चले गए। सोनिया, एज यू आर ऑल्सो वर्किंग वुमेन जर्नलिस्ट, तो दूसरी ख़वातीन के लिए तालिबान के टेक ओवर के बाद आपको कहीं लगा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की जानिब से जो वर्किंग क्लास है ख़वातीन की, तो उनको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, कहीं आपको ये लगा? So for many women, the position of Taliban is not clear, because what they are saying, what they were saying during the Doha agreement in February 2020. So this agreement was signed with the Americans. So they were saying that they will allow women to work according to the Sharia law, but they never gave actually any details. They never say what did they mean when they were saying that. So we don't really know how they will allow women actually to work. But when we look at what they are doing in areas that they are controlling since a long time, and even in districts that they took over since from May when they launched their offensive, we saw a very strict shift actually in women's life. They don't allow women to go out without a burqa, for example. They don't allow women to go out without a muharram. They don't allow women to go to work in offices where there are men as well. So, and when we look at what happened, for example, in Herat, when they took over Herat, this large city in the west of Afghanistan, so women, the day after, they went to university, and there were Taliban fighters at the gate, and they sent them back home. What we saw in Kabul, for example, as well, when women, journalist women, went to their office at Tulu News, which is the first national private TV channel in the country, and they didn't let them get inside and do their job. So it doesn't show actually good things. The signs are really bad, because they are showing that no, they will not let women participating to the public life, and they will not let women having this life, at least in urban areas. शाज़ेब, थोड़ा सा मुझे बताइए कि
आपने स्ट्रीट्स में घूमते फिरते वहाँ पे तालिबान देखे, उनकी उम्र क्या थी? उन्हें पता था कि व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली? देखिए, तालिबान जो है, ये एक टर्म जो है तालिबान, इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट, ठीक है। ये वो लोग हैं जो कि मदरसों से पढ़े हुए हैं, जो कि फाइटर्स हैं, ठीक है। इन्होंने ये फुट सोल्जर्स हैं। इन्होंने कभी वो कहते हैं, इन्होंने गवर्नेंस नहीं की। ये ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स नहीं है। अगर आप एज की बात करें तो ये बहुत, यानी कि उम्र काफ़ी यंग होती है। नॉर्मली आप देखेंगे 20, 21, 22, 23 साल, 30 साल, मैक्सिमम 30 से ऊपर के जो होते हैं वो कमांडर लेवल तक पहुंच चुके होते हैं। लोग इस वक्त काबुल का इंतज़ाम चला रहे हैं, स्पेशली पुलिसिंग का इंतज़ाम चला रहे हैं। ये 20, 21, 18 साल के जवान लड़के हैं जो आज से पहले कभी काबुल आए भी नहीं, जिन्होंने काबुल देखा भी नहीं, जिन्होंने अर्बन लाइफस्टाइल को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। और जब इनको आप पूरा का पूरा इंतज़ाम दे देंगे शहर का, तो वो शहर में खौफ और हरास तो होगा ही। जहाँ पे आप ये देखते हैं कि जी हर चीज़ का सलूशन या हर चीज़ को कंट्रोल करने का सलूशन ये है कि आप एरियल फायरिंग शुरू कर दें। अब वहाँ कुछ प्रोटेस्ट हुए, उनको कंट्रोल भी एरियल फायरिंग से किया गया। एयरपोर्ट के बाहर भी हमने देखा आज कि जब एयरपोर्ट के बाहर एक हंगामा था और लोग जब अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे भी वक्फे के साथ तालिबान एरियल फायरिंग करते रहते थे। तो उनके पास कोई मुनज़्ज़म निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है चलाने का। ना ही वो ट्रेंड है, ना ही वो शहर को जानते हैं, ना ही वो अर्बन एरियाज़ को जानते हैं। तो तालिबान के लिए असल में जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो यही होगा कि वो कैसे इस सारे निज़ाम को चला सकेंगे। तो शाहज़ेब, अगर आपको दोबारा मौका मिले अफ़गानिस्तान में रिपोर्टिंग का, तो क्या आप जाएंगे? और अगर आप जाएंगे तो कौन से ऐसे इश्यूज़ होंगे जो आप कवर करना चाहेंगे अपनी रिपोर्टिंग, अपनी वहाँ के हालात के हिसाब से? किन चीज़ों पे आप फोकस रखेंगे अपना? कोशिश तो मैं इसमें हूँ कि अभी वापस जा सकूँ और जाए काम कर सकूँ, क्योंकि अभी खबर वहीं पे है। मेन जो चीज़ है वो अफ़गानिस्तान में है। तो इस वक्त जो कि एक अहम चीज़ है जिस पे बात करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि अफ़गान हुकूमत कैसी होगी, तालिबान की हुकूमत क्या होगी, क्या उनमें कैपेसिटी है इस वक्त कि वो एक स्टेट को चला सकें। हाँ, जंग ख़त्म हो गई है, जंग तालिबान जीत चुके हैं, लेकिन क्या वो एक मुल्क चला सकेंगे? क्या उनमें कैपेसिटी है? एक मुल्क चलाने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक इतना मेजर ब्रेन ड्रेन हुआ है तालिबान के टेक ओवर के बाद कि जो लोग हुकूमत में बड़ी पोस्ट पे थे या टेक्निकल पोस्ट पे थे वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। तो अब कैसे हुकूमत चलेगी? If Taliban invite you again in Afghanistan to come and report from their land, so will you be willing to go there, and which issue will you focus on in Afghanistan? So I don't think that Taliban will invite me, but they are actually accepting journalists. So far in the country, we have many colleagues who are there. Actually, they are working. We'll try, of course, like many other journalists, to go there and to work and to cover, because it's really important to cover what's happening now. How will be the situation, of the country? Which kind of governance Taliban will choose? How they will deal with the politics, and how they will deal with the economic situation of the country. And so yeah, I think we will try, of course, to get the accreditation. Okay. बहुत शुक्रिया शाहज़ेब आपका। थैंक यू सोनिया इंडिपेंडेंट उर्दू को टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।